या तो आम आदमी पार्टी उन सवालों का जवाब दे या फिर ये सवाल कम से कम पूछने को बंद करे। दूसरा क्या है, मैंने देखा है कि 10 साल बाद जो सरकार आई है केजरीवाल साहब की, वो अपना हिसाब किताब दे रहे हैं, तो कुछ इंटरव्यूज देते हैं, कई जगहों पर बात करते हैं और उन्होंने कई आंकड़े जनता में फेंकने शुरू किए हैं कि किस तरीके का उन्होंने विकास किया है पिछले 10 सालों में। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चाहूंगा, उन्हीं के आंकड़ों को मैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूं और ये आप लोग तय करिएगा कि क्या ये लोग कहते हैं क्या नहीं कहते। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि कोई सरकार अपनी बात को बढ़ चढ़ कर बताती है, पर दिक्कत है अगर सरकार सीधे सीधे झूठ बोले, और मैं तो कहूंगा आदतन झूठ बोले, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और अंत में 2-1 पॉइंट उसके बाद रहेंगे। इन्होंने, आपने देखा होगा, कोई 5 या 6 सीएजी की रिपोर्ट्स आई थी जो इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, असेंबली में नहीं दी। कुछ मित्रों ने इधर उधर से उसके कुछ अंश मुझे दिखाए हैं। उन अंशों पे, उन रिपोर्ट्स पर हम लोग बाद में पीसी करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके 2-1 चीजें मैं जरूर निकालकर आपको दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि पिछले 10 साल में किस तरीके से सरकार ने अपने काम किए हैं। सबसे पहला जो एक सवाल ये बार बार करते हो, इस पे सवाल पूछना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बात को लेके ये करप्शन की सारी चीजों को मोड़ते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, जिस कारण से हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश में हल्ला खड़ा कर दिया था लोकपाल के नाम पर, तो दिल्ली में लोकायुक्त तो है ना। अगर आपके पास फाइलें थी, आपके पास सबूत थे, तो आप लोकायुक्त के पास क्यों नहीं गए? आपने हाईकोर्ट में चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? आपने एलजी साहब को क्यों नहीं किया? और मैं एक उदाहरण देता हूं, 2012 में जब कोल का स्कैम आया था, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, जो उसके बाद सीबीआई को गई, और जितने भी 18-20 केस कोल में चल रहे हैं वो सब केवल एक मेरे पत्र के ऊपर चल रहे हैं। आज भी उन पर केस चल रहा है। तो यही केजरीवाल के पास अगर एक पैराग्राफ का भी सबूत था, तो मैं आज पूछना चाहता हूं क्यों वो सबूत बाहर नहीं आए? ये 360 पेज का एक सबूत लेकर घूमते थे शीला जी के खिलाफ। ये कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, इनसे पूछा, लेकिन कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि वो 360 पेज क्या थे? क्योंकि मुझे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक बार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे, और इनसे कहा था कि आपके पास 360 पेज के सबूत हैं, उन सबूतों का आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब ने वो सबूत सामने किए। वो सबूत क्या थे? वो 360 पेपर की कटिंग थी। ये शायद पहला व्यक्ति होगा जो पेपर की कटिंग को बतौर सबूत प्रस्तुत करता है। मैं एक और इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा जब कॉमनवेल्थ के खेल हुए थे, तो उसके बाद सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट गई थी भारत सरकार में, जो भारत सरकार के लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी, और दूसरी रिपोर्ट स्टेट असेंबली में आई थी, जो स्टेट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी। उस कमेटी पे बातचीत हुई, वो कमेटी ने अपना काम पूरा नहीं किया, सरकार हट गई। उसके बाद 13 का चुनाव हुआ, फिर 15 का चुनाव हुआ। 67-70 में से शायद 67 विधायक लेकर ये लोग आए। स्वाभाविक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जितने सदस्य रहे होंगे, एक आध बीजेपी का छोड़ के बाकी सब आम आदमी पार्टी के रहे होंगे। पूछिए ना इनसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दिल्ली सरकार की उस सीएजी रिपोर्ट की रिपोर्ट कहां है? जिस सीएजी की रिपोर्ट, जिस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर ये हल्ला करते थे, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली है दिल्ली सरकार ने? क्यों नहीं उन चीजों पर, उन बातों पर ये बात कहते हैं जिन बात पर ये बार बार इल्जाम लगा रहे थे? अभी 2 या 3 दिन पहले एक चैनल पे इन्हीं के एक वक्ता ने मुझसे कहा कि मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है दिल्ली में। मैं आज नहीं, मैं 10 साल से इस पार्टी से कह रहा हूं, हिम्मत हो तो एक सबूत दीजिए ना। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, मुझे भी न्याय चाहिए, एक सबूत दिखाइए। पूरी दिल्ली में इन्होंने इस बात को फैलाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये ऑरेंज रंग की जो बसें चलती हैं, पूरी दिल्ली में कहा गया है कि ऑरेंज रंग की बसें मेरी हैं। मैंने एक पत्र लिखा आज से 3-4 महीने पहले डिम्स को। मैंने कहा साहब, डिम्स में अगर मेरी बसें चलती हैं तो पिछले 10 साल में मुझे तो 1 रुपया किराया नहीं आया है। या तो मुझे किराया भेज दीजिए या स्पष्ट कर दीजिए बसें किसकी है। मेरे पास तो अभी तक डिम्स का जवाब नहीं आया। मैंने एलजी साहब को आज से 1-1.5 साल पहले पत्र लिखा और तमाम जो चीजें पब्लिक में चलती थी सबका उल्लेख करके कहा कि आप इन पे इंक्वायरी बिठाइए, क्योंकि मुझे किसी चीज का भय नहीं। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इंक्वायरी बिठाइए, और वो 8-10 चीजें जो कही जाती थी मेरे बारे में, सब मैंने स्पष्ट की कि एक भी अगर आपको सच मिले
तो आप उसको नेशनलाइज कर दीजिएगा और मुझे जेल भेज दीजिएगा। एलजी साहब का भी उसके बाद कोई पत्र मेरे पास नहीं आया। मैं एक दो और आपसे सवाल पूछता हूं और आपके द्वारा केजरीवाल जी से पूछता हूं। आपको याद होगा बिजली पर यह कहते थे कि बिजली में इसलिए रेट हाई है क्योंकि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार था और फिर इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो बिजली की कंपनियों का जो एकाधिकार है उसको हम हटाएंगे, यानी आप बीएससीएस नहीं किसी से भी बिजली ले सकते हो, आप एनडीपीएल नहीं किसी से भी ले सकते हो। और दोनों कंपनियों को उन्होंने भ्रष्ट बताया था कि दिल्ली की सरकार कांग्रेस की सरकार के साथ उसका मेलजोल है। जब आपकी सरकार आई तो कहां गया वो मेलजोल? एक कंपनी बताइए, एक कदम बताइए जिसमें आपने इन कंपनियों पर एक भी सवाल उठाया हो। इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार है जिस कारण से रेट हाई है, और पता नहीं आप में से लोगों को याद होगा कि नहीं कि 2013 में इनका यह वायदा नहीं था कि हम सरकार से सब्सिडी देंगे। इनका वायदा था कि यूनिट रेट कम होगा क्योंकि भ्रष्टाचार है इसलिए रेट कम है। एक पैसा भी वो रेट कम नहीं हुआ। इन सवाल इनसे पूछने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं सवालों को लेकर इन्होंने शीला जी को और उनकी सरकार को ऊपर से नीचे तक बदनाम किया था और बदनाम हुई थी ये सरकारें। और न केवल दिल्ली की सरकार, इन्होंने तमाम उन राजनेताओं पे सवाल उठाए थे जो आज इंडिया गठबंधन में इनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे लालू जी हों, चाहे आदरणीय सोनिया जी हों, चाहे आदरणीय शरद पवार जी हों। ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूं आपसे सवाल कि कोई तो इनसे जाके पूछे कि इतना बड़ा जो झूठ का शगुफा आप फैला रहे थे इसके पीछे के तथ्य क्या थे तब और आज। कितने बिजली के मीटर इनको तेज दौड़ते हुए मिले? रोज घूमते थे बिजली के मीटर लेके कि ये तेज दौड़ते हैं। इन्होंने कहा था हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और बिजली के मीटर बदलेंगे। मुझे आंकड़ा दे कि क्या एक भी बिजली का मीटर इनको तेज दौड़ता हुआ मिला था? इन्होंने कहा पानी के मीटर तेज दौड़ते हैं। मुझे याद है केजरीवाल साहब ने कहा था इनमें हवा भी मार दो तो घूमेंगे। कोई इंजीनियर इस तरीके की बेवकूफी की बातें करे? भाई हवा में प्रेशर होता है, मीटर प्रेशर से घूमते हैं, हवा डालो या पानी डालो मीटर घूमेगा। लेकिन चलिए साहब, कहां की इंजीनियरिंग की है उनको मुझे तो नहीं समझ में आती है। पब्लिक में आप जो चाहे बोलते हैं। कितने मीटर बदले? डीटीसी की बसों में इन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहां से वो इन्वेस्टिगेशन हुई है? मैं बहुत सीरियस रूप से इनसे कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिश जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, जमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट करूंगा। और ये दोनों केस मैं आज जाकर फाइल करूंगा और देखूंगा इनके पास अगर जवाब हो तो जवाब दे। बहुत आसान है कहना कि फलाने से पैसा लिया, फलाने से पैसा लिया है। 13 साल से कोई चीज प्रूव नहीं कर पाए हैं और इसलिए मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। अब हम उस बात पर आते हैं जो आंकड़े ये बार बार प्रस्तुत करते हैं। मैं बहुत ज्यादा आपको आंकड़े में नहीं डालूंगा, लेकिन 2 या 4-5 चीजें इनकी स्पष्ट करना चाहता हूं। किस तरीके से यह सरकार बिल्कुल सफेद झूठ बोलती है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने कहा कि हमने जमुना की सफाई जो है इस मुस्तैदी से की है, हमने 1.5 गुना दिल्ली में सूएज ट्रीटमेंट बढ़ा दी है। मैं वो ट्रीटमेंट, मेरे पास जो डेटा पड़ा है वो दिल्ली सरकार का है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो यहां 480 एमजीडी सूएज ट्रीटमेंट हुआ करती थी। जब हमारी सरकार हारी है तो शायद 604 एमजीडी हम सूएज ट्रीटमेंट किया करते थे, या 620। आज भी उतना ही है। एक सिर्फ सूएज ट्रीटमेंट प्लांट बना है। सीधे सीधे ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है कि उसने सूएज ट्रीटमेंट का काम यहां बढ़ाया है। स्वयं एलजी साहब ने जो 2023 में एक रिव्यू ली थी, उस रिव्यू में आया था कि पिछले 7-8 सालों में 2014 के बाद से दिल्ली में जमुना में जो पोल्यूशन एफ्लुएंट जा रहा है वो पहले से दुगना हो गया है। केजरीवाल साहब ने कहा था कि हमारे समय में एफ्लुएंट नहीं होता था, एफ्लुएंट डबल हुआ है यहां। फिर आपने देखा होगा ये बार बार एक आंकड़ा देते हैं कि साहब हमने पैसा बचाया है फ्लाईओवर्स में। शायद आपने कई बार इस आंकड़े को भी सुना होगा। उसके बारे में भी मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं इनके आंकड़ों का। इन्होंने एक लिस्ट बनाकर
एक आंकड़ों की एक बहुत बड़ी तस्वीर प्रस्तुत की थी। 2 मिनट दीजिएगा मुझे, वो कागज कहीं इसी में रखे होंगे। ये इसमें लेटर है सर, इसमें दीजिएगा। इन्होंने ये इश्तहार भी पब्लिश किया और ये इसमें दिखाया। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहता हूं 2 मिनट, उसके बाद आप चाहेंगे तो ये डेटा आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। इन्होंने बताया कि साहब मधुबन से मुकरबा चौक का जो फ्लाईओवर था वो शीला दीक्षित जी ने 422 करोड़ में उसका पैसा तय किया। मैं ईमानदार हूं, मैंने उसको 297 करोड़ में बनवा दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि मंगोलपुरी से मधुबन चौक का 423 करोड़ का शीला जी ने एस्टिमेट किया। मैं ईमानदार हूं, मैंने उसे 323 करोड़ में बनवा दिया। उसी तरह विकासपुरी से मीराबाग में 560 करोड़ का था, 460 करोड़ में बनवा दिया। ऐसे करके इन्होंने 5-7 बड़े उदाहरण दिए और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी इनका उदाहरण देते हैं। और मैं आपके सामने वो डेटा प्रस्तुत करना चाहता हूं जो पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से हम लोगों ने उतारा है, जो इसके आंकड़ों की सत्य की हकीकत आपके सामने रख देगा। नहीं ये सर, वो देखते हैं साहब जो इन्होंने नंबर बताए थे। मधुबन चौक से मुकरबा चौक 422 करोड़ का। थोड़ा सा सुनिएगा, अपने आप पूरी चीज आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनता है 422 करोड़ का, ठीक कहते हैं केजरीवाल जी कि एस्टीमेट बना। ये बना जून 2012 में। उसके बाद कैबिनेट का एक डिसीजन आता है जो टेक्नोलॉजी को चेंज करता है और टेंडरिंग होती है 22 मार्च 2013 को 22032013 टेंडरिंग होती है 280 करोड़ की। यानी पैसा केजरीवाल जी ने नहीं बताया था, पैसा शीला जी की सरकार में बनता है। मैं मानता हूं आप कह सकते हैं सरकार ने पैसा बताया था, लेकिन यह कहना कि केजरीवाल ने पैसा बताया था, अगर झूठ नहीं है तो आप शब्द बताइए, इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आजारपुर से प्रेमबरी पुल, उसका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जून 2012 में होता है। 247 करोड़ का डीपीआर बनता है। इसका टेंडरिंग होती है फरवरी 2013 में और टेंडरिंग की अमाउंट आती है 182 करोड़ और इसमें ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने पैसा बचाया। उसी तरीके से मंगोलपुरी से मधुबन चौक डीपीआर बनता है 19/6/2012 को, एस्टीमेट होता है 423 करोड़ का, टेंडरिंग होती है 19/3/2013 को, टेंडरिंग का अमाउंट होता है 290 करोड़ और उसमें पैसा बचता है। ये शब्द जो है मैं पूछना चाहता हूं ना कि अगर आपने पैसा बताया था तो सच्ची में आप बताते ना, आप ट्रूथ बताते ना। इस तरीके का एक नहीं, कम से कम 100 झूठ जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं और मैं समझ नहीं आता है कि जो आदमी इतना खुलेआम झूठ बोलता है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। एक लिस्ट दीजिएगा, वो लगाइएगा जरा मैम, लिस्ट जो है फ्लाईओवर्स की। इनका आपने देखा होगा, अभी ये आंकड़े देते हैं कि हमने 32 या 36 फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए हैं। ये एक फ्लाईओवर की लिस्ट है। विजेंद्र गुप्ता जी ने एक सवाल पूछा था असेंबली में कि कितने फ्लाईओवर आपकी सरकार ने बनाए हैं। आप ये लिस्ट देख लीजिएगा। पता नहीं ये लिस्ट आपके सामने ये साफ है कि नहीं है। इस लिस्ट का मेरे पास कॉपी थी, उसमें कुछ बातें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आप इसमें देखेंगे कि आप इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को आप पढ़िएगा तो 2 है रैंप ए, 3 है रैंप बी, 4 है रैंप सी, 5 है रैंप डी, 6 है रैंप ई, 7 है रैंप एफ, 8 है रैंप जी। ये पहली बार मैंने सुना है कि फ्लाईओवर में जो रैंप चढ़ते हैं वो अलग से फ्लाईओवर गिने जाते हैं। कल को मैं अगर अपने घर में 2 सीढ़ी बना लूं और क्लेम करूं कि मेरे पास 2 घर हैं तो ये तो नया अजूबा है। ऊपर चलिए, इसको थोड़ा नीचे, इसको बड़ा करिएगा, थोड़ा नीचे का बड़ा करिएगा। फिर देखिए आप 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, ये 5 ब्रिज हैं। दुनिया में कहां से ब्रिज फ्लाईओवर बन गए मुझे नहीं समझ में आता है।
फिर एक और मैं आपको आंकड़ा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर चलिए, थोड़ा 13 नंबर पढ़िए जरा। 13 है एलिवेटेड कॉरिडोर मधुबन चौक टू मुकरबा चौक। उसके बाद आप देखिएगा फ्लाईओवर दिए हैं एट बलसवा, एट बुराड़ी, एट मुकुंदपुर, लिबासपुर एट जगतपुर एंड लिबासपुर ब्रिज। मैं आपको एक कागज दूंगा, अगर आप लोग देखिएगा, ये कागज है पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से निकला है। ये है जो इनके वर्क डिटेल्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ कॉरिडोर आउटर रिंग रोड बिटवीन मुकरबा चौक टू वजीराबाद चौक। एक फ्लाईओवर है ये, इसके सब कंपोनेंट नीचे दिए हुए हैं। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप वो लिस्ट को जरा बड़ी करिए, वापस जाइए, उस लिस्ट को बड़ी करिए, बड़ी करिए इसको। अब आप नीचे ये देख लीजिएगा, इसी के सब कंपोनेंट्स हैं। बुराड़ी फ्लाईओवर, लिबासपुर ब्रिज, भलसला फ्लाईओवर, मुकुंदपुर फ्लाईओवर, मुकुंदपुर लूप्स। अगर आपने काम नहीं किया है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मैं सीधे सीधे यहां इल्जाम लगा रहा हूं, और मैं माफ करिए एक बड़ा स्ट्रांग शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए इसके अलावा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है पैथोलॉजिकल लायर, आदतन झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और पैथोलॉजिकल लायर का अंग्रेजी में कहा जाता है जो जानबूझकर आदतन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हमेशा झूठ बोलता हूं। मैं उन पर सीधे सीधे कहता हूं, और ये सिर्फ यहां नहीं है, ये तमाम और चीजों में मैं आपको बहुत लंबे उदाहरण नहीं दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जब आप चाहेंगे, और इसलिए मैं पिछले 2 महीने से, उसके पहले कई दिनों से चैलेंज कर रहा हूं, और जितने मेरे मीडिया के मित्र हैं, प्रेस के मित्र हैं, आप सबसे मैं आशा करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी से कहें कि मेरे बगल की कुर्सी में बैठ जाए, सरकारी आंकड़े लेकर आए, कहानियां नहीं, सरकारी आंकड़े लेकर आए, उन्हीं के दस्तावेज लेकर आए और आमने सामने बैठे, उन्हीं के दस्तावेजों से मैं साबित कर दूंगा किस तरीके से विकास का उनका पूरा ढांचा झूठ का झूठ है। एक छोटा सा नंबर तो आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि हमने 100% लोगों को पानी दे दिया। उसी दिन उनकी रिपोर्ट निकलती है जो कहती है कि केवल 93% लोगों के पास इस दिल्ली में पानी जा रहा है। हर आंकड़े में आप 93% कहिए ना, क्या गलत बात है। फिर हम आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको ये मानते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया और बेहतरीन काम किया है शिक्षा में। अनु, शिक्षा की फोटोज पे आप आ देना। मैं पहले ये बताता हूं, ये कोई भी आप किस तरीके से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया उसकी हकीकत तो हम बाद में आएंगे। इनके हम केवल आंकड़ों पर आते हैं। ये कहते हैं कि हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, और 12वीं में पास परसेंटेज में हमने क्रांतिकारी काम किया। अंततः अगर हम पास नहीं होंगे और रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो कोई भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था तब अच्छी मानी जाती है, वो स्कूल अच्छा माना जाता है जिसमें बढ़ चढ़ के बच्चे जाएं। तो पहला इनका मैं सवाल पूछता हूं, ये कहते थे, आपने देखा होगा कि बढ़ चढ़ के लोग हमारे यहां आते हैं, और मैं आंकड़ों में आपको अभी तो नहीं बताऊंगा। जब शीला जी की सरकार हारती है तो दिल्ली में करीबन 16,40,000 बच्चे थे टोटल एनरोलमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर 8 लाख थे जब उनकी सरकार आती है, 16,40,000 थे जब उनकी सरकार को आप लोग हरा देते हैं। उसके बाद 10 साल बाद शिक्षा में क्रांति होती है। उस समय तो जैसे क्रांति नहीं हुई। इसको रोक लीजिए, इसको बेटा भी रोक लीजिए, बाद में कर लीजिए। और आज के समय में 17 या 18 लाख के करीब कुल बच्चे हैं। अगर शीला जी की या कांग्रेस सरकार की गति से एनरोलमेंट बढ़ी होती तो आज 22 से 23 लाख बच्चे होते। यानी अगर आप सिंपल आंकड़ों में जाएंगे तो 4 से 5 लाख बच्चे आज हमारी सरकार के स्कूलों में कम हैं। ये कौन सी क्रांति है, कोई मुझे बताना चाहेगा? 64% था 1998 में 12वीं का परसेंटेज पास। 2013 में ये बढ़ के हो जाता है 89%, यानी 15 साल में 25% बढ़ावा होता है। लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था उसमें 96% पास थे। सिर्फ 7% का इंक्रीज होता है इनके 10 साल में, और बल्कि उससे पहले के साल का अगर आप 12वीं का रिजल्ट ले लेंगे तो 91%, वो भी फ्लक्चुएट करता है, कभी 94 में, कभी 91, कभी 92, कभी 95। ये कौन सी क्रांति है भाई? आप आज 22-22 लाख, 24-24 लाख के स्कूल के कमरे बना रहे हैं, और ये भी इन्हीं की रिपोर्ट से है। 12,782 करोड़ में इन्होंने जो कमरे बनाए हैं, एवरेज 22 लाख का एक कमरा आता है। 22 लाख के कमरों में आप वो रिजल्ट लाते हैं
जो इससे 1/4 खर्चे में पिछले की सरकार लाया करती थी। और मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब शीला जी की सरकार थी, ये कहते हैं ना हमने पैसा बहुत बढ़ाया है खर्चे में, आपने देखा होगा बार बार कहते हैं 3 गुना 4 गुना 6 गुना कर दिया है। कोई भी अर्थशास्त्री या कोई भी शिक्षा का विद आपको बता देगा असली आंकड़ा होता है कितना आपने एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी खर्च किया। सामान्य जनता के लिए ये आंकड़े बहुत रुचिपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए यह आवश्यक है। जब शीला जी हारती हैं 2013 में, तो एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 1.4% खर्च हो रहा था एजुकेशन पे, और आज शायद 1.36% है। मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिरा है। और ये तब है, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की किताब है, जब शीला जी के समय 9.1% का 1998 से 2013 तक का हमारा जीडीपी ग्रोथ था, और पिछले 8-9 सालों में ये केवल 5.1% के करीब जीडीपी ग्रोथ रह गया है। हम आते हैं 10वीं के आंकड़ों में। 10वीं में जब शीला जी की सरकार या कांग्रेस की आई थी तो 43% बच्चे दिल्ली में पास होते थे। वो बढ़कर 2013 में 2008 में हो गए थे 88-89%। मैं उसके बाद के आंकड़े इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कपिल सिब्बल जी जब बने थे एजुकेशन मिनिस्टर तो सीबीएसई के इम्तिहान हटा दिए गए थे 10वीं से, और उसके बाद 99% बच्चे पास होने लगे थे। मैं केजरीवाल जी की तरह झूठ नहीं बोलूंगा कि 99% शीला जी के या कांग्रेस के पराक्रम से हुए थे। वो क्योंकि 10th का बोर्ड का इम्तिहान हटा दिया गया था, इस कारण से 99% पास हो रहे थे। क्योंकि केजरीवाल जी ने भी जब कोविड के सालों में 12वीं में 99% पास हुए थे तो उसको अपनी अचीवमेंट बताई थी, जब ये रूल आ गया था कि कोविड के कारण किसी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा। तो नॉन डिटेंशन पॉलिसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पराक्रम नहीं, वो नीति का पराक्रम है। चलिए उसको छोड़िए, 89% हो जाता है 10th का पास 2008 में। आज वो 80, 81, 83, 84, 88, 90, 91 के आसपास चल रहा है। 1-2 साल पहले तक तो 71% था। 10वीं का तो ये हाल है इनकी क्रांतिकारी परिवर्तन का। और अगर आप यही सिंपल नंबर ले लें कि कितने बच्चे 12वीं का इम्तिहान देते हैं, तो उसमें जितने बच्चे शीला जी के समय 11वीं 12वीं का इम्तिहान देते थे उससे कम बच्चे आज दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आबादी बढ़ गई है, करीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेकर आज 2 करोड़ 10 लाख मानी जाती है। कम से कम 25-30-50% बच्चे तो बढ़ने चाहिए थे ना। और आप तो ये कहते हैं कि प्राइवेट से बच्चे कूद कूद के सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं। बच्चे सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं, स्कूलों में आ रहे हैं, लेकिन उनकी एनरोलमेंट नहीं बढ़ रही है। ये कौन सा आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जा भी रहे हैं। शायद वो लोग जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में आ रहे हैं, और जो अफोर्ड कर रहे हैं वो अच्छी शिक्षा छोड़ के बुरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। यही इनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मैं और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं समझ सकता। इन्होंने एक और आंकड़ा दिया कि दिल्ली में कोई भी डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाई। खुद इनके, और ये आंकड़े सब वो हैं, अगर आप लोग वेबसाइट पे चले जाइएगा आपके सबके पास शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले मुझसे बहुत बेहतर लोग होंगे। कम से कम 560 जो है डिस्पेंसरियां उस समय दिल्ली में चल रही थी। इन्होंने क्या किया, 560 डिस्पेंसरी में से अधिकांश को बंद करके और मोहल्ला क्लिनिक खोली। मेरा ये था, आप नई स्कीम लाए थे, लाते ना। डिस्पेंसरी में तो बेड थे, डिस्पेंसरी में तो गायनिक फैसिलिटी थी, डिस्पेंसरी में तो सर्जरी की फैसिलिटी थी। आपने उन सब फैसिलिटीज को काट के केवल इंजेक्शन लगाने, आला देखने और बुखार देखने वाले आप मोहल्ला क्लिनिक छोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं, आप नई स्कीम लाइए, लेकिन जिस तरीके से पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करके नई व्यवस्था में लाए। और इन्हीं का आरटीआई एक और इंटरेस्टिंग चीज भी कहता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर